Okay, so we'll start with सेंटर ऑफ मास. ठीक है, नाम से क्या समझ में आता है श्रद्धा? किसी बॉडी का सेंटर अगर कोई मास लग, किसी बॉडी के सेंटर पे कोई मास रखा हो, यस सर, ऐसा? बॉडी के सेंटर पे कोई मास रखा हो, ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम? जैसे कि मान लीजिए ये है एक कोन है, सपोज ऐसे करके एक कोन है, तो कोन का मास कहाँ रखा है? वो तो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना सब जगह पे मास, तो उसके सेंटर पे तो मास होना चाहिए. जैसे रिंग है, रिंग का सारा मास कहाँ है? यहाँ पे बाहर है ना, यस तो उसके सेंटर पे तो कोई मास नहीं. ठीक है क्या? तो वो सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास, देखिए कोई भी जो बॉडी होती है वो, उसका कुछ शेप साइज तो होता ही है ना बॉडी का, ठीक है नहीं? यस सर, बॉडी का शेप साइज होता है कि कोई बॉडी सपोज सर्कुलर है ऐसे, कोई बॉडी कोनिकल है, कुछ ऐसे स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, समथिंग लाइक दैट, क्यूब है कोई, तो सबका शेप साइज होता है अलग अलग बॉडीज का. ठीक है क्या? यस सर, हम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, है ना, फर्स्ट क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया. सेकंड क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए. थर्ड, एक्शन रिएक्शन. ठीक है ना? सो दीज ऑल आर वैलिड फॉर पॉइंट मासेस. यस सर, ऐसा मैंने लिखवाया कि ये जो भी तीनों लॉ हैं, दे आर वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट मासेस. लेकिन अब एक गाड़ी है सपोज, तो भाई गाड़ी जो है वो पॉइंट मास थोड़ी होती है, गाड़ी तो गाड़ी होती है. ठीक है क्या? या तुमको बोला जाए ब्लॉक है एक, तो ब्लॉक तो क्यूब व्यूब कुछ शेप का होगा ना, क्यूब क्यूबॉइड टाइप का. वो अगर कुछ एक्सेलरेशन वगैरह से चलते हुए जा रहा है, तो ये पॉइंट थोड़ा ही है. क्या कहते हो? यस सर, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो आप बोल रहे हो कि पॉइंट के लिए वैलिड होते हैं बस. ठीक है क्या? यस, फाइन. तो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि मुझे, मैं इस वाली बॉडी के ऊपर तो नहीं लगा सकता न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो मुझे इसको एक पॉइंट से रिप्लेस करना पड़ेगा. समझे क्या? सो आई हैव टू रिप्लेस, ठीक है, द बॉडी विद ए पॉइंट, पॉइंट. ठीक है ना? तो मुझे पूरी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस करना पड़ेगा. समझ गए ये बात? जब मैंने एफबीडी यस बनाए सर, थे, जब मैं ब्लॉक का बनाता था, नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ एमजी होता था, हमने जब जो वो 4 रूल्स लिखे थे एफबीडी बनाने के, तो उनमें फर्स्ट रूल हमने लिखा था कि लिस्ट द फोर्सेस. यस सर, दूसरा वाला हमने क्या लिखा था? अप्लाई ऑल द फोर्सेस विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑन द, यस सर, हाँ सॉरी, सेकंड वाला था रिप्लेस द बॉडी बाय ए पॉइंट. रिप्लेस बॉडी बाय ए पॉइंट. पॉइंट, वो क्यों कर रहे थे हम? क्या इस ब्लॉक की जगह नहीं, नहीं मैं तो बॉडी मानूंगा इसकी जगह पे और उस पे लगाऊंगा फोर्स. ठीक है ना? यस, अब तक अगर मैंने कहीं पीछे क्यूब लिया था, तो तुमने उसे क्यूब थोड़ी समझा था, तुमने तो उसे पॉइंट समझा था. मैंने अगर कहीं बोला था कि कार जा रही है और इतने एक्सेलरेशन से जा रही है, तो तुमने उसे कार थोड़ी समझा, तुमने तो उसे पॉइंट समझा. क्या यस, कहते हो? तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अभी तक हम यूज करते हुए आए हैं. अब हमें यहाँ पे थोड़ा पढ़ के देखना है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है. ठीक है? तो मेरा पॉइंट समझे क्यों जरूरी है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट? यस, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है. दैट्स व्हाई आई नीड ए पॉइंट. मुझे हर मास को, हर बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस करना पड़ेगा. राइट? यस, हाँ, तो मुझे हर बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस करना पड़ेगा. बढ़िया बात है. ठीक है जी, चलिए कर लेंगे रिप्लेस. तो एक पूरी गाड़ी है. मैं इसकी जगह पे एक पॉइंट लगाना चाहता हूँ, तो भाई गाड़ी तो इतनी बड़ी है. अब गाड़ी में यहाँ बनाऊँ मैं पॉइंट, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, पहिए पे बना दूँ, इधर यहाँ बना दूँ, पीछे कहाँ बनाऊँ पॉइंट? तो कहीं तो होना चाहिए वो पॉइंट. सेंटर में, तो अब सेंटर क्या होता है भाई? तो सेंटर तो अब सर्कल का तो होता है सेंटर. क्यूब का क्या सेंटर होता है? सेंट्रोइड कह सकते हो. चलो बीच में हो जाएगा. कुछ भी अगर कोई रैंडम शेप कोई बॉडी हुई कि ये बॉडी है एक ऐसी,
अब इसका सेंटर कहाँ होगा? फाइन, तो कहाँ रखूं वेट? सो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए कोई भी बॉडी है, सपोज मैं कुछ भी रैंडम शेप बना दूं कि ऐसी एक बॉडी है, ठीक है क्या? इसके ऊपर यस सर। एक फोर्स लग रहा है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है? सपोज इसका जो मास है वो है m, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, यस सर। ठीक है क्या? कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा इसमें, यस। इतना आएगा उतना एक्सेलरेशन, है ना? फोर्स अपॉन मास, दैट विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है? यस। अगर मैं इतने ही मास का अगर मैं इतने ही मास का एक पॉइंट मास लूं, अगर मैं बॉडी नहीं, पॉइंट मास, अगर मैं इतने ही मास का एक पॉइंट मास ले लूं, दिस इज अ पॉइंट मास, उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाऊं जितना इस पे लगा हुआ था, ठीक है क्या? यस। और इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ a डैश, वो इतना होगा क्या? यस सर। अगर ये वाला एक्सेलरेशन इसके इक्वल हुआ, इफ दे आर इक्वलेंट टू ईच अदर, ठीक है ना? अगर ये यस सर। दोनों इक्वलेंट हैं, ठीक है क्या? देन यस। आई विल से दैट दिस पॉइंट मास is the center of mass of body, mass m, ठीक है क्या? यस। अगर ऐसा है तो मैं अब इस पूरी बॉडी को रिप्लेस कर सकता हूं और इसकी जगह पे ये पॉइंट रख सकता हूं क्या? जब दोनों सेम यस सर। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैं रख सकता हूं। तो अब इस पूरी बॉडी को हटा करके इसकी जगह पे मैं एक पॉइंट रख दूंगा। ये बताइए क्या उसका मास भी उतना ही जितना बॉडी का था? यस सर। सही है, तो मास उतना ही है, एक्सेलरेशन उतना ही है, फोर्स उतना ही लग रहा है। समझ में आया क्या? यस। तो पूरी बॉडी को हटा करके उसकी जगह पे एक पॉइंट मास रखना, जिससे कि सेम फोर्स लगने से उसमें सेम एक्सेलरेशन क्रिएट हो, तो वो जो पॉइंट है जिस पे रखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? यस सर। फाइन, सेंटर ऑफ मास is not practically present. Center of mass is a hypothetical concept. सेंटर ऑफ मास सही में नहीं होता, है ना? बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता भाई। देखिए पूरी बॉडी ऐसे करके, या मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक इतनी बड़ी रॉड है ऐसे, ठीक है ना? इसका मास m है, लेंथ l है, बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट पे। भाई वो यस सर। स्कूल, वो नहीं बच्चे खेलते रहते हैं, वो पेन लिया और पेन को उंगली से ऐसे करके बैलेंस करते हैं, इसके नीचे उंगली लगा के थोड़ा सा इधर करते हैं तो ऐसे गिर जाता है ना? अगर मैंने इधर उंगली रखी तो इधर गिर जाएगा, ठीक है ना? तो मैं अपनी उंगली को सेट करता हूँ ना जगह जगह पे, कहाँ पे रखने से नहीं गिरता, ठीक है क्या? बीच में रखने से। तो मुझे पता लगा अच्छा यहाँ पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास। फाइन, तो इसका मतलब द होल मास, है ना, द whole mass of the body is assumed to be concentrated at a point that is called center of mass। यानी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैं पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मान सकता हूं, एज्यूम कर सकता हूं, होता नहीं है, एज्यूम कर सकता हूं। अब तुम देखो, तुम्हारा जो ये रॉड है या पेन लिया है सपोज तुमने, तो पेन का क्या मास बस इस वाले पॉइंट पे है क्या? नो सर। नहीं, सब पूरे जगह पे पे है। है, इधर भी है। तो दैट्स व्हाई हमारा सिर्फ ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि मैं पूरी बॉडी को हटा करके उसका सारा मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान लेता हूं, एज्यूम्ड टू बी सर हाइपोथेटिकल का मीनिंग क्या है, मतलब अज्यूम करना? हाइपोथेटिकल कैसी चीज होती है? हाइपोथेटिकल विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट,
ठीक है ना। जैसे जैसे कोई बोले कि भाई मान लो तुम भूत में विश्वास नहीं करती है ना, मैं बोलूँ कि भूत होते हैं, तो तुम मुझे क्या बोलोगे, दिस इज हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, करेक्ट, क्योंकि तुम तो इसमें बिलीव नहीं करती ना। सो तुम्हारे लिए वो इमेजिनरी मान लो, एक तरह से इमेजिनरी है वो चीज, सही है। Yes, sir. ध्रुव, so the whole mass of the body is assumed to be concentrated at a point and that is called center of mass। ये वाली बात समझ में आई? Yes, sir. ओके। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक डंबल है, डंबल देखा है तुमने? Yes, sir. डंबल क्या होता है, एक रॉड होती है ऐसे, और एक तो इधर वेट होता है, एक तो इधर वेट होता है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने इधर भी 2 किलोग्राम वेट लगाया, इधर भी 2 किलोग्राम वेट लगाया, मैं तुम्हें कहूँ इसे बैलेंस करो, क्या तुम एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे बैलेंसिंग ले आओगे? Yes, sir. डन। अगर मैं तुमको कहूँ कि भाई डंबल है मेरा, और इधर जो वेट लगा है वो है 5 किलोग्राम, और इधर जो वेट लगा है वो है 2 किलोग्राम, अब बताओ बैलेंसिंग तुम्हें किधर लगता है, किधर आएगी? इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बैलेंसिंग पॉइंट, या इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? सर 5 किलोग्राम्स की तरफ। इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल बात है, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या अब, सर 5 किलोग्राम्स की तरफ। हाँ, तो अब ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। Yes, sir. बोले तो सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैंने इधर ज्यादा कर दिया तो क्या सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ध्रुव शर्मा, क्या खेल रहे हो तुम? तो अब सेंटर ऑफ मास अगर ये ज्यादा हो गया तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इट मींस बॉडी का मास जिधर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सही है क्या? Yes, sir. ओके। तो सेंटर ऑफ मास समझ गए क्या होता है? Yes, sir. Center of mass is that point of body where Yes, whole mass of the body is assumed to be concentrated, ठीक है क्या? Yes, sir. ये क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको, क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। ये एक टर्म होता है, हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन अभी मुझे याद आ गया तो बस इसलिए लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सुना है क्या? ठीक है, ये होता है COG, लिखते हैं शॉर्ट में इसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी, ध्रुव माइक तेरा बंद ही कर ले, तेरा डिस्टर्बेंस हो रहा है भाई, वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज assumed to be concentrated, बोलेगा, ठीक है क्या? Yes, sir. सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे सारे वेट को कंसंट्रेटेड मान सकता हूं, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसपे सारे मास को कंसंट्रेटेड मान सकता हूं, ठीक है क्या? इफ Yes. ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म हो, ग्रेविटी यूनिफॉर्म का मतलब Constant. अगर ग्रेविटी कांस्टेंट हो, आप जिस पूरी बॉडी के ऊपर लिख रहे हो भाई, देखो इस पे जो नीचे की तरफ जी लग रहा होगा वो भी जी होगा, 9.8, उस पे भी जी लग रहा होगा ना। Yes, sir. अगर ये दोनों जो है ग्रेविटी पूरे बॉडी के ऊपर सेम है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, देन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होते हैं, ठीक Okay. है क्या? अगर ग्रेविटी अलग अलग हो गई, yes, sir. ठीक है ना, भाई मान लो आपने कोई ऐसी चीज बना दी कि ये तो अर्थ थी, और आपने एक डंबल ऐसा बनाया, ऐसा जो कि 20 किलोमीटर लंबा था, तो यहाँ पे जो जी होगा और यहाँ पे जो जी होगा, क्या वो डिफरेंट होंगे? Yes, sir. तो इसलिए ग्रेविटी अलग अलग हो जाएगी, तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास डिफरेंट होंगे, Different. ठीक है क्या? लेकिन अगर Yes, sir. ग्रेविटी कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होंगे, ये वाली बात समझ गए? Yes, sir.
ठीक है, तो आप सेंटर ऑफ मास समझ गए क्या है? यस सर, Yes, sir. आप समझ गए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है? यस सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पूरा वेट कंसंट्रेटेड मान सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास कंसंट्रेटेड मान सकता हूँ। ठीक है, लिख रहे हो क्या? अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी सेम। इतनी चीजें निकल के आई हैं अभी तक। फाइन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया कि दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। सच में नहीं होता सेंटर ऑफ मास कोई कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरी बॉडी को हटा के उसकी जगह तुम एक मास रख सको, या कोई एक ऐसा पॉइंट हो जहां पे पूरी बॉडी के मास को तुम कंसंट्रेटेड मान सको। नहीं, इस इज ए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो मैथमेटिकली ऐसा मान सकता हूं कि ये पूरी बॉडी इतना फोर्स लगाने पे इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, तो सेम पॉइंट मास इतना एक्सेलरेशन लगाने पे अगर सेम एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, तो मैं इस वाले पॉइंट को इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान सकता हूं। ठीक है क्या? तो थियोरेटिकली यस कॉन्सेप्ट है ये। ओके, चल, और क्यों क्यों लाना पड़ा ये कॉन्सेप्ट, एंड हियर वाज द रीजन। ठीक है शुद्धा? यस सर, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है ना? Yes, sir. कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, है ना? सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कैसे कैसे होगी। ठीक है, तो सिंपल ये वाला जो फॉर्मूला, मतलब ये वाली जो चीज हमने देखी अभी, इस पे बेस्ड करके है सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन। आपको पता है जिधर ज्यादा मास होगा उधर ज्यादा, उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होगा। यस सर, ठीक है ना? जिधर ज्यादा मास होगा उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होगा। चलो मैं एक एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि एक पूरी क्लास है, उसमें कुछ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये वाला काम तुम करते थे शायद 8th में। n स्टूडेंट्स हैं, कोई एक सब्जेक्ट का पेपर हुआ और उनके मार्क्स आए। ठीक है क्या? यस सर, एक सब्जेक्ट का पेपर है, उनके मार्क्स आए। एवरेज निकालते थे क्या तुम? यस सर, कैसे निकालते थे भाई एवरेज? सर सबके मार्क्स ऐड करके और अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाँ, अपॉन टोटल स्टूडेंट, है ना? सॉरी, समेशन ऑफ मार्क्स लिखते थे ना, सम ऑफ यस मार्क्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, ऐसा करते थे। एक चीज होती थी वेटेड एवरेज। ये क्या होता था? वेटेड मीन कहते थे या वेटेड एवरेज कहते थे? हाँ, जैसे कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स आए, 4 स्टूडेंट के 70 आए, 5 स्टूडेंट के 50 मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट के 90 मार्क्स हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट के 60 मार्क्स हैं, 12 स्टूडेंट्स के कुछ 65 मार्क्स हैं। ठीक है ना? अब मैं आपको कहूं कि एवरेज निकालो, वेटेड एवरेज निकालो, कैसे करोगे भाई? 2 × 80, यस सर, प्लस 4 × 70, 4 × 70 4. प्लस 5 5 × × 50। 50। ठीक है क्या? 1 × 90, 10 × 60। Upon 6. सही है क्या? 12 × 65 अपॉन क्या? 2 + 4 + 5 + 1 + 10 + 12। ऐसा करोगे क्या? ये होता है वेटेड यस एवरेज। सर, सही है? Yes, sir. सेम ये वाला काम करना है सेंटर ऑफ मास निकालने में। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? जितने भी पार्टिकल बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उन सब का एवरेज निकाल दो, वही उसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है ना? लेकिन देसी एवरेज नहीं निकालना, वेटेड निकालना है। चलिए भाई, ये समझ गए? ये तो याद ही, ये तो पता ही है चीज तुम्हें। यस सर, चलेगा। अब आते हैं कैसे निकाला जाएगा भाई। चलेगा, कोई भी रैंडम शेप, कुछ भी बॉडी है, ऐसी बॉडी है कोई, ठीक है ना? एक तुमने मान लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस के, मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है। तो ये बॉडी यहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे पड़ी हुई है। उसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल्स हैं भाई। सारी बॉडी कुछ ना कुछ पार्टिकल से तो मिलके बनी है। तो मान लीजिए M1, M2, Yes, sir. M3, M4, M5, ऐसे बहुत सारे होंगे, कहाँ तक लिखता रहूंगा मैं। ठीक है, समझ गए क्या? न्यूमरस पार्टिकल्स होंगे। ठीक है ना? यस लेट सर, बॉडी consist of n particles
starting from m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn तक है, ठीक है ना। अब n कितना होता है अपने को नहीं पता, 1000 लाख 10 लाख करोड़ पता नहीं कितना होता होगा, वो तो बॉडी के ऊपर डिपेंड है कि, ठीक है क्या। अब देखिए हर Yes, एक sir. जो भी कोई हर एक पॉइंट होगा, क्या इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका एक लोकेशन होगी, जैसे कि ये हो गए, Yes, sir. इनको क्या कहते हैं, क्या इन्हें कहते हैं पोजीशन वेक्टर्स, है ना। कि Yes, उसकी sir. पोजीशन क्या है, m3 की ये पोजीशन हो गई, फिर ऐसे पोजीशन हो गई इसकी, फिर ऐसे पोजीशन हो गई, फिर ऐसे पोजीशन हो गई इसकी, है ना। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हो जाएंगी। मैं सारी नहीं दिखा रहा, Yes, भीड़ भाड़ हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलिए मैंने ऐसा दिखाया, सपोज कि ये वाली जो m1 की पोजीशन है वो है r1, m2 की जो पोजीशन है वो है r2, इस तरह से m3 या m4 मान लीजिए, चलिए m4 की जो पोजीशन है कितनी हुई r4, R4, m5 की जो पोजीशन है 5, 6 की जो पोजीशन है 5. r6, ठीक है क्या। तो क्या r1 r2 r3 r4 एंड सो ऑन आर द पोजीशन Position vector. vectors of m1 m2 m3 m4 and so on respectively, respectively मतलब यही नंबर से है ना, वेक्टर है तो वेक्टर का साइन लगा दीजिए। देन डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज के सेंटर ऑफ मास जो होगा बॉडी का, है ना, देन मुझे लिखना चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन पोजीशन vector of center of mass of body is given by RA, है ना, RCM, CM का मतलब ध्रुव, M1 R1 M2 R2 M3 R3 M4 R4 and so on upon M1 plus M2 plus M3 plus M4 and so on, ठीक है। बताइए वही बिल्कुल वही नहीं हो गया सेम, Yes, sir. ठीक है क्या। Yes, लो भाई ऐसा इन पे वेक्टर लगा दिया मैंने, ठीक है क्या। अच्छा yes, मैथ्स sir. में इसी चीज को ऐसे नहीं लिख लेते, Summation, sir. Yes, yes, sir. ऐसा लिख लेते हैं क्या मैथ्स में इसी को। Yes, sir. तो क्या ये हो गई सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, Yes. ठीक है दोस्तों। ये हो Yes. गई सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन कि भाई ऐसा होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दैट्स द ओनली फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास, ठीक है क्या। Yes, sir. चलिए थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं फॉर्मूला को, देखिए फॉर्मूला क्या है, Cm is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 and so on upon m1 plus m2 m3, ऐसा देखिए जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट r, क्या उसको हम ऐसा लिखते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। Yes, sir. तो अगर तुमसे कोई बोले कि भाई आर सी एम का पोजीशन वेक्टर, तो भाई उसमें x भी होगा, उसमें y भी होगा और Right. उसमें z भी Z. होगा। Yes. सिमिलरली Yes, कोई sir. तुमको बोले R1 तो उसमें सॉरी तो उसमें x1 भी होगा, उसमें y1 भी होगा और उसमें z1 भी होगा। Yes, sir. इस तरह कोई R2 वेक्टर बोले तो उसमें x2 भी होगा, y2 भी होगा, z2 भी होगा। मींस जो भी कोई पॉइंट लोगे तुम, चाहे तुमने m1 लिया, m2 लिया, m4 लिया, उसके कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे कि ये है तो उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 कुछ तो होंगे, इसके कोऑर्डिनेट x4 y4 z4 कुछ तो होंगे, है ना। उसी को हम भाई उसी को हम लिख देते हैं, जैसे
इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा पहले वाले का, x1 y1 z1 मान लिया मैंने, तो वही उसका पोजीशन वेक्टर बनाता है। पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए क्या कर दो, x को i के साथ, y को j के साथ, z को k के साथ लिख दो तो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। ठीक है ना, चाहे तो ऐसे लिख दो, शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी चल जाता है। बोलिए समझे क्या? तो भाई ऐसे होंगे, क्यों ना मैं ये सारी वैल्यू उठाऊं और जहां जहां पे जो जो वैल्यू है डाल दो। ठीक है क्या, चलेगा? है ना, है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नाटक है। फाइनली जो फॉर्मूला निकलेगा बहुत मजेदार होगा तुम्हारे लिए। m1 r1 कितना हो गया भाई, x1 i y1 j z1 k, ठीक है, प्लस m2 x2 i y2 j z2 k प्लस m3 x3 i y3 j और z3 k एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहूंगा आगे, अपॉन क्या आएगा, m1 प्लस m2 m3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे कई बार ऐसा भी लिख दिया जाता है कि पूरा मास लिख दो, टोटल मास बॉडी का। ठीक है ना, अगर टोटल मास आपको कैपिटल M दे रखा है, कैपिटल M लिख दो नीचे। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करूं, मैं अगर दोनों साइड से कंपैरिजन करूं कि मैं आई के कंपोनेंट आई के साथ कर लेता हूं, जे के साथ और के के साथ कर लेता हूं। ठीक है ना, देखना यहां से कौन है एक्सीएम, इधर से कौन आएगा m1 x1, यहां से कौन आएगा m2 x2, यहां से कौन आएगा m3 x3, आगे से कौन आएगा m4 x4, ऐसा आएगा। और ये तो सबके डिनोमिनेटर में है, सही है। तो देखिए एक्सीएम कितना आ जाएगा, एक्सीएम आ जाएगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 एंड सो ऑन अपॉन इंडिविजुअल मासेस। बोलिए ऐसा आएगा क्या? यस सर। फाइन, क्या इसी वाली चीज को थोड़ा मैथमेटिकली शॉर्ट में लिखना चाहूं तो क्यों ना ऐसा लिख दूं मैं, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई। ठीक है, आई इज फ्रॉम 1 टू n, आई इज फ्रॉम 1 टू n, ऐसा लिख दूं। ठीक है, जिस तरह से हमने आई के साथ किया है, क्या उसी तरह से मैं वाई के साथ भी कर पाऊंगा? यस सर। तो क्या आ जाएगा एम आई वाई आई, यानी कि m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ऐसा आ जाएगा क्या? उसको शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूंगा क्या? सर एम जे होगा ये, सॉरी सर ये एम जे और वाई जे है ना? नहीं, जे कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, वो आई जे के अलग है, ये आई जे के डिफरेंट चीज है, ये तो यूनिट वेक्टर्स हैं। यू आर गेटिंग कंफ्यूज भाई, यहाँ पे तो मैंने आई कैसे लिख दिया, ये वाला आई तो काउंटिंग दिखा रहा है, यहाँ पे काउंटिंग जस्ट, ये तो काउंटिंग दिखा रहा है ना यहाँ पे आई, तो ये कोई वेक्टर थोड़ी है ये वाला भाई, ये तो काउंटर है कि आई की वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, बस ये वाला काउंटर है ना, ये तो काउंटर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे वैल्यू डालता जाऊंगा, ये वेक्टर थोड़ी है, समझे क्या? यस। इसी तरह से जेड सी एम समेशन ऑफ एम आई जेड आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर। भाई या तो फिर तुम सीधे सीधे देखो ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ये जो फॉर्मूला होता है ये हो गया, तो अगर वेक्टर में पूछा है फिर तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ठीक है क्या? और अगर तुम्हें पूछा गया है, कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, तो भाई देखो यहाँ पे वेक्टर लगाना जरूरी है ना, अगर वेक्टर में पूछा है तो भाई ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वेक्टर में नहीं पूछा कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो ये यूज कर लेंगे भाई। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है, आर को ही तो मैंने एक्स वाई जेड में लिखा है। ठीक है क्या? फॉर्मूले देखने में थोड़े बड़े से लग रहे हैं, है कुछ नहीं करने को। सपोज छोटा एग्जांपल लेता हूं एक, देखिए 2 पार्टिकल सिस्टम है कोई, 2 पार्टिकल सिस्टम कैसा होता है भाई, एक मास है m1 और उससे कुछ दूरी पे दूसरा मास है m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, सपोज ऐसा कुछ दिया हुआ है मुझे, l मान लेते हैं, चलिए l है दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब तुमको निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है ना, तुमको निकालना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, चूज
ए रेफरेंस कि आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। मैंने मान लिया m1 से करूंगा मैं कैलकुलेशन, ठीक है क्या। यस सर। अब ये है दो पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल सिस्टम का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो मैं कैसे निकालता हूँ, m1r1 m1 प्लस प्लस m2 m2 r2 अपॉन m1 m1 प्लस प्लस m2। m2, ऐसा ऐसा करता हूँ। यस सर। बताइए r1 क्या चीज होती है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। r2 क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर m2। m2, ऐसा होता है। यस सर। ठीक है जी, चलिए वैल्यू डालने शुरू करते हैं। RCM यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, m1 तुम्हारा है ये, और तुमने रेफरेंस किसको लिया है, उसी को लिया है, यस ठीक है सर। ना। ध्रुव, ध्रुव है कि नहीं है, ध्रुव रेफरेंस लेने का मतलब ओरिजिन सेट करना, सिंपल भाषा में रेफरेंस लेने का मतलब ओरिजिन सेट करना। श्रद्धा, ओरिजिन किसको ले लिया मैंने, सर m1, m1 को। तो ये मेरी y एक्सिस टाइप हो गई, ये मेरी x एक्सिस टाइप हो गई, ऐसा मान सकता हूँ ना। यस सर। ठीक है ना, मतलब है नहीं, मैंने मान लिया, मतलब ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं तो कहीं भी मान लूँ, मैं तो ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है ना। कहीं पे भी हो सकता है ओरिजिन, यहाँ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो वहीं रहेगा, ठीक है ना। तुम यहाँ से देखोगे तो कुछ और दिखाई देगा, तुम उसी सेंटर ऑफ मास को यहाँ से देखोगे तो कहोगे इतनी दूर है, तुम उस सेंटर ऑफ मास को यहाँ से देखोगे तो कहोगे इतनी दूर है। तो ये तो तुम्हारे रेफरेंस लेवल पे चीजें चेंज होती रहेंगी ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो वही यस। है। सही है क्या, ये बात मैंने एग्जांपल एक बार पहले भी लिया था कि भाई ये तुम्हारा रूम है, तुम्हारा रूम में यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, ठीक है ना। तुम यहाँ से देखते हो, कहते हो लाइट मेरे से 2 मीटर दूर है, यहाँ से देखते हो कहते हो लाइट मेरे से 3 मीटर दूर है, यहाँ से देखते हो तो कहते हो मुझसे इतने मीटर दूर है। अबे लाइट तो वही है, तुम चेंज कर रहे हो ना अपनी अपनी पोजीशन बार बार। और तुम लाइट पे बैठ जाओ तो क्या बोलोगे, कि लाइट मुझसे 0 मीटर डिस्टेंस पे है, ऐसा हो तो बोलोगे। ठीक है दोस्तों, चलेगा। m1 कौन है, m1 है। अब बताओ r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 क्या है, r1। 0। अभी तुम खुद लाइट पे बैठे हो, ओके सर। ठीक है ना, तुम ओरिजिन उसी को मान रहे हो, उसी पे बैठे हो, तो ये ओरिजिन पे ही हो गया खुद। अगर ये खुद ओरिजिन पे हो गया तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, 0 0। प्लस यस। m2 इंटू एल। ठीक है क्या भाई, इसका ये होगा ना इसका पोजीशन, तो यस सर। एल नीचे क्या लिखूं, m1 प्लस m2, प्लस कितना हो गया m2। भाई, m2l अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इतनी दूरी पे होगा, किससे, इससे इतनी दूरी पे होगा, ठीक है क्या। यस सर। थोड़ी सी वैल्यू डाल के देख लेते हैं। लेट m1 इज इक्वल टू 2m एंड m2 इज इक्वल टू m। तो RCM कितना आ जाएगा, वैल्यू डालना जरा, m इंटू ml एल अपॉन 2m प्लस m, कितना हो गया l बाई, 3। सही लिखा है क्या मैंने, l बाई यस 3। सर। तो अब तुम क्या बोलोगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज एट l बाई 3 डिस्टेंस फ्रॉम, ये बताना जरूरी है कहाँ से, m1, ठीक है ना। क्या इसी चीज को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज एट 2l/3 फ्रॉम, ऐसा भी कह सकता हूँ क्या मैं, m2। सही है क्या। यस सर। तो ये तो तुम्हारी मर्जी है ना, तुम क्या बोलोगे भाई, या फिर क्वेश्चन में पूछा हो कि भाई इससे बताओ उससे बताओ, जो भी पूछा हो, तो इसलिए मैंने लिखा स्टेप 1 क्या है, रेफरेंस चूज करना, कि कैलकुलेशन कहाँ से होगी, कैलकुलेशन कहाँ से होगी, कहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है क्या। चलेगा, एक तरीका तो ये हो गया सिंपल। दूसरा तरीका देखिए क्या, अगर तुमने इसे ओरिजिन मान लिया तो क्या इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए, यस सर। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, l,0 हो गए क्या। यस सर। ठीक है, अब क्यों ना तुम XCM कैलकुलेट कर दो। XCM क्या होता है, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यस सर। m1 इंटू, बताइए x1 कितना है, x1 क्या चीज है, x कोऑर्डिनेट ऑफ m1, बोलो कितना है, 0। 0 प्लस m2 इंटू, बताइए x2 क्या है, सर l। x कोऑर्डिनेट ऑफ m2 m2। कितना है, l अपॉन नीचे क्या हो गया m1 प्लस m2। लो भाई सेम नहीं है क्या, यस सर।
ठीक है, बताइए YCM कितना होगा? YCM M1 इंटू Y कोऑर्डिनेट ऑफ M1, बताओ Y कोऑर्डिनेट कितना है M1 का? 0 M2 इंटू Y कोऑर्डिनेट ऑफ 0 M2, 0 अपॉन M1 प्लस M2, कितना हो गया? तो 0। जी तो भाई सेंटर मास तो कहीं यहीं लाई करेगा ना, यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? XCM, 0, 0। भाई Z भी तो 0 होगा इसी यस तरह से, है कि नहीं भाई? Z भी तो 0 होगा। यस सर सही है दोस्तों? यस यस सर चलिएगा, अब देखिए, बहुत तुम आसानी से बता सकते हो चीज़ें। देखिए चलो, अच्छा मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि चलो जल्दी से बता देना। एक मास रखा है यहाँ पे, यह है 4m, और यहाँ से ये मास रखा है m/2, सपोज m/2 मास रखा है वर्टिकल लाइन पे, ठीक है ना, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है a। ठीक है, बताओ सेंटर ऑफ मास। एक को पकड़ के काम शुरू कर दो, सपोज इसको पकड़ के काम शुरू कर दो। A/9 a/9 कहाँ से? सर फ्रॉम मैंने 4m को माना है 4m, तो तुम्हारा आंसर है a/9 फ्रॉम 4m, ऐसा बोलोगे तुम, ठीक है। क्यों ना मैं इसे y एक्सिस मान लूं, तो x एक्सिस ये हो जाएगी। यस इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई? पहले वाले के ध्रुव 0,0। इसके कोऑर्डिनेट यस क्या हो सर गए? a,0। 1,0 अब हट 0,a, y एक्सिस पे है ना भाई, हाँ वाई एक्सिस पे y एक्सिस पे। अब बता सेंटर यस ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पे होगा क्या सेंटर ऑफ मास? कॉमन सेंस क्या कहती है, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? सर इस लाइन पे होना चाहिए सर सेंटर ऑफ यस सर भाई, कहीं ना कहीं होगा, तो इसी लाइन पे होगा ना। इस पे हो सकता है क्या कहीं? यस इस पे तो नहीं होगा ना? नो सर इस पे क्यों होगा इस पे क्यों होगा? तो बता, यस एक्स सर एक्सीएम कैलकुलेट करूं, वाईसीएम सर कैलकुलेट दो करूं, या जेडसीएम कैलकुलेट करूं? कौन सा कैलकुलेट करूं बता? सर ICM कैलकुलेट होगा ना सीधे वाई करो, तो इनको करने की क्या जरूरत है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? ठीक है ना। क्या लिखते हैं भाई फॉर्मूला? m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा होता है क्या फॉर्मूला? यस सर YCM कितना हो जाएगा भाई? m1 पहला मास, तेरी मर्जी है, जिसको मानना है मान ले। तू इसको मानना चाहता है पहला मास, ओके सर ए लिख लिया। y1 बता क्या चीज है? y1 क्या चीज है? y1 इज y कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ m1। M1 ठीक है, बता कितना है? सर 0 प्लस m2 कौन है? m/2, ये वाला मास। यस सर ओके, और y2 क्या चीज है? y कोऑर्डिनेट ऑफ m2। मतलब x y कोऑर्डिनेट ऑफ ठीक है, M2 नीचे क्या करना है भाई? ऐसा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? ऊपर हो गया ma/2, नीचे कितना हो गया? 9m/2। क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a/9। ठीक है ना। a/9 कहाँ से आया? आप कहाँ से मेजर कर रहे थे? 4m से, तो a/9 फ्रॉम 4m। ठीक है दोस्त। यस सर चलिए, ये तो हो गया एकदम बच्चों वाला। अब हम थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाते हैं। एक मास है यहाँ पे m, एक मास है यहाँ पे 2m, और एक मास है यहाँ पे 3m। ये वाली जो डिस्टेंस, चलिए डिस्टेंस क्यों लिखूँ, मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। 0,0 है इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट हैं सपोज a,0, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,a। ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान।
बस फॉर्मूला जैसा मैंने बोला भाई वैसा वैसा लिख देना। क्या लगता है ध्रुव, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा? सर मतलब इसका सेंटर एक्सिस पे होगा भाई देखिए, अगर सिर्फ सर, ये दो, मतलब सर ओके सर। सर अगर ये दो है तो वाई एक्सिस पे होगा। हाँ, और ये दो में तो एक्स एक्सिस पे, लेकिन यहाँ तो 3 है ना, एक्सिस तो इसका मतलब कहीं यहाँ पहुंच जाएगा बीच में। सर, यस सर, जेड जेड एक्सिस पे होगा। अबे जेड नहीं, एक्स वाई प्लेन में यहाँ पहुंच जाएगा ना। जेड एक्सिस तो यहाँ है ना, बाहर, बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ आते हुए ना जेड एक्सिस तो। यस सर। तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, इस प्लेन में कहीं पे होगा। जब इस प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा, ओके मान सर। लीजिए ये पॉइंट है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। यस सर। तो तेरे को तो सर अब उसके एक्स दोनों सी एम निकलेंगे। भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वाई सी एम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है क्या? ठीक है, ओके सर। ठीक है, कर जल्दी कर। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो गया दोस्त फॉर्मूला। ठीक है, मैं मास पे नंबर डाल यस रहा हूँ, सर। उस हिसाब से मुझे बता देना ये 1 है, ये 2 है, 3 है। ठीक है, बता क्या लिखूं? यस सर। बोल क्या लिखूं दोस्त? सर m1 की जगह पे क्या लिख दूं? सर m1 तो हो सर 0। m है ना? सॉरी सर, सर मास मास वन m। हाँ, x1 क्या यस होता है? सर, x1 x की कोऑर्डिनेट ऑफ, सर x कोऑर्डिनेट ऑफ m1। हाँ, m1 कौन है मेरा? ये वाला। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? ये रहा। ये वाला 0। क्या लिख दूं? 0 यस प्लस, सर। अगला मास कौन है? 0 2m। m2। ठीक है ना? 2m। 2m। और ये क्या चीज होती है? और x कोऑर्डिनेट ऑफ, x कोऑर्डिनेट ऑफ मास 2। हाँ, तो वो कितना हो गया? m2 यानी कि a। a, तो यहाँ पे a लिख दूं प्लस m3। यस सर। अब तो m3 तो 3m ही होगा, लास्ट वाला मास। 3 यस सर, और 3m। x3 क्या हो गया? x और सर कोऑर्डिनेट ये हो ऑफ, गया a। x कोऑर्डिनेट ऑफ 3m। कितना हो गया? मतलब m3 के 3 a हो गया। अबे सर सॉरी जीरो, सर, x कोऑर्डिनेट a हो गया। अबे 0 जीरो। यस सर, सर 0। क्यों यस सर, इतना, 0, हाँ 0। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा है? किसकी शादी में गया था? सर मौसी की शादी थी। मौसी की शादी थी। यस सर। ठीक है भाई, सब सेफ रहा एकदम? हाँ सर, मतलब गैदरिंग तो बहुत ही कम करी थी। मतलब यहाँ से तो सिर्फ हम सर 12, मतलब 14 हो गए थे सर शादी तक। मतलब वैसे जो गए थे तो 12 थे। ओ, और उनकी तरफ से सर सिर्फ 35 या 40 क्या कार्ड्स दिए गए थे। हाँ, तो अब तुम क्वारंटीन हो कि नहीं? तो सर नहीं सर, हर जगह टेम्परेचर सही आया, टेस्ट भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चले, ठीक है, ये कर सर बल्कि कैलकुलेशन। मेरी कल तबीयत खराब हो गई थी तो ओके। सर XCM A/3 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? a/3। करो ध्रुव, कैलकुलेशन करो भाई। ये तो 0 हो गया बेचारा, ये 0 ही हो गया, नीचे वाला 6 हो गया, तो a/3। ठीक है, वाई सी एम बताओ। यस सर। सर m1 हो गया सर m, y1 हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ ये सर, यानी कि 0 0 ही है। ठीक है क्या? बताइए, इससे आसान टॉपिक मिलेगा कोई? यस सर। सर A/2 एक YCM बात का। है, तो XCM, YCM और ZCM, ठीक है ना? कितना हो गया बता? XCM यहाँ से आएगा कैलकुलेट करके, कितना आया? a/3। यस सर। और ये कितना आया? YCM a/2। A/2। और ZCM है 0, क्योंकि सबका Z कंपोनेंट तो 0 ही है ना। मैंने जब लिखा नहीं तो 0 ही है ना Z कंपोनेंट तो। यस सर। जब मैंने Z कंपोनेंट यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो भाई Z तो सबका, जो Z कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है। जब सबका 0 है तो 0 ही आएगा ना। बोलो भाई लोग। यस यस ये, इसी को अगर तुम्हें बोला जाए कि अच्छा वेक्टर में लिखो इसको, तो क्या करोगे भाई? XCM i कैप
आई वाई सी एम कैप जे कैप देखा तो K कैप और आ जेड जाता सी एम के कैप। कितना हो जाएगा? a/3i है। प्लस a/2j और प्लस जीरो के। अब जीरो क्या लिखना, जो Yes, लिखो ही मत, जीरो लिख रहे हो तो ठीक है क्या? तो yes, RCM पोजीशन वेक्टर का सॉरी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? a/3i प्लस a/2j। बोलेगा भाई लोग, yes, सही है क्या? ठीक है, यस सर। yes, sir. फाइन। आगे चलते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का एंड देन वी विल मूव ऑन टू। देखिए ये है पार्टिकल कहाँ रखे हुए हैं? यहाँ रखा है m मास, यहाँ पे रखा है 2m मास और यहाँ पे रखा है 3m मास और यहाँ पे रखा है 4m मास। दीज आर पॉइंट मासेस, ठीक है क्या? और ये सब रखे हैं Hmm. एक स्क्वायर पे, ये रखे हैं सब स्क्वायर पे, स्क्वायर ऑफ साइड L, ठीक है? इस पे रखे हैं, सेंटर Yes, मास फाइंड करना है। सर आ गया इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। कितना आया? सर a/2 और कॉमा 7a/10। a/2 and 7a/10, करेक्ट। सर हाँ ध्रुव, सर इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कैसे लेंगे कि देखिए आपका काम है सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 0 0 0,0। इसके क्या लिखोगे? 0 2 L,0। सॉरी सर 2 भाई ये L है ना, ये L लेंथ नहीं है क्या ये लिख रहा? ओके सर ठीक है क्या? ओके ओके सर L 0। इसके क्या लिखेगा भाई? सर इसका x हो गया L और मतलब यस सर ओके शादी में घूम रहा था उत्तर। और ये कितना हो गया? हाँ सर L,L। L। ठीक है। हरवंश कहाँ है? सर पता नहीं, मुझे बात ही नहीं किसी से। ओके चलिए भाई, ऐसा हो गया। अब तो कर पाएगा आसानी से, अब तो हो गया काम। ओके सर। भाई XCM सर कितना लिखेगा? मतलब ठीक है क्या? सर इसमें ओके सर फिर भाई इसमें 4 हो गए और क्या हो गया? यस जल्दी बता, कैलकुलेशन कर, मुझसे तेज करके दिखा। श्वेता क्वेश्चन समझ में आ गया? सर थोड़ा थोड़ा। 4 आइडेंटिकल डिस्क हैं, मास है, रेडियस आर है, अरेंज करी गई है ऐसे जैसे रखी हैं, ठीक है? तो मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम का। वैसे ही दिख रहा होगा सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बताना बता कहाँ होगा भाई? सेंटर मास कहाँ होता है? बीच में होगा। बीच में ही तो होगा। यस सर। सही है क्या? वैसे ही पता लग रहा है। तो बताओ क्या कोऑर्डिनेट होने चाहिए? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकती हो तुम?
भाई एक्स एक्सिस पे अगर कहाँ जाना पड़ेगा मुझे इस पॉइंट तक चलने के लिए, देखना यहाँ तक जाना पड़ेगा क्या, यस सर, और वाई एक्सिस पे मुझे इस पॉइंट के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक जाना पड़ेगा क्या, यस सर। बताना क्या कोऑर्डिनेट होगा। श्रद्धा, सर 2r, 2r। 2r, ठीक है, ये तो हो गया आंसर, ठीक है ना। यस। अब निकालो, बोल भाई ध्रुव। m की वैल्यू मैं मान रहा हूँ भाई कि ये है मेरा मास नंबर 1, मास नंबर 2, 3, 4 ऐसा है ना। मैंने इसको क्या ले लिया m, x1 कितना हो गया दोस्त 0, ये हो गया 0 2m, x2 कितना हो गया l, L 3m का कितना हो गया 3m L और उसका 0 4m का कितना हो गया 0, अपॉन इसका नीचे 0 कितना मास हो गया 1m, 2m, 3m, 4m, ठीक है ना, कर लेगा सॉल्व, यस सर चलेगा। m1 y1, m2 y3, m2 y2, क्या कर रहा हूँ मैं, m3 y3, m4 y4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है, तो क्या हो गया m इंटू 0, 2m इंटू, सर बोल भाई 3m के साथ, और ठीक है क्या दोस्तों, कर लेगा सॉल्व। सर इसमें m1 और m2 क्या रखेंगे? देखिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये पॉइंट मास है, बोलो। नो। नहीं, मेरा जो फॉर्मूला चलता है वो तो पॉइंट मास पे चलता है, ठीक है ना। इसका मतलब पहले मुझे इसे पॉइंट मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बताइए, एक अगर ऐसी कोई डिस्क होती होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता होगा, सेंटर। सेंटर पे, सही है क्या। तो इसका मतलब अगर मुझे इस पूरी डिस्क को हटा करके इसकी जगह पे m मास रखना है तो कहाँ रखूं, सेंटर। यहाँ रखूं, ठीक है क्या। इसके लिए कहाँ रखूं, इसके लिए कहाँ रखूं, और इसके लिए कहाँ रखूं, ये समझ में आया क्या, ये यस सुन, सर। डन। अब अगर मैं इन सारे डिस्क को हटा करके इनकी जगह ये 4 पॉइंट ले लूं तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए इक्विवेलेंट हो गए कि नहीं हो गए, हो गए इक्विवेलेंट, यस सर। सही है। तो चाहे डिस्क है यहाँ पे चाहे डिस्क नहीं है, कोई फर्क पड़ रहा है, बोलिए भाई, नो सर। नहीं फर्क पड़ रहा ना, ये भी मिट गया जोश जोश में, ऐसा भाई। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए, यानी कि मैं इस पूरी डिस्क को हटाऊंगा और इस डिस्क के मास के बराबर मास कहाँ रख दूंगा, इस वाले पॉइंट पर रख दूंगा, ठीक है ना। इस वाली डिस्क के मास के बराबर पॉइंट मास यहाँ रख दूंगा, इस वाली डिस्क के मास के बराबर पॉइंट मास यहाँ रख दूंगा, और इस वाली डिस्क के मास के बराबर पॉइंट मास यहाँ रख दूंगा, सही है क्या। अब मैं डिस्क को कंसीडर ना करके इन पॉइंट मासेस को कंसीडर करूंगा। तो जैसे मैं इन पॉइंट मास के साथ काम कर रहा था, अब ऐसे ही मैं इन पॉइंट मासेस के साथ काम करूंगा, ठीक है ना। बताइए इसके कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे मुझे, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये कितनी है Yes. आर रेडियस, और ये कितनी है आर रेडियस, आर आर, तो कितना हो गया भाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, आर कॉमा आर हो गए क्या, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए भाई, ये कितना हो गया आर, और ये कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक 3r। 3r भाई, 2r तो ये हो गई और r ये हो गई, 3r हो गई क्या ध्रुव, Yes sir. भाई r यहाँ तक, Yes sir. और R फिर और वो 2R 2r, तो कितनी हो गई 3r, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3R 3r, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया r, 3R ठीक है, y कोऑर्डिनेट तो यही हुआ ना बस, R. ठीक है। अब इधर आते हैं भाई, Yes. इसका ये वाला कोऑर्डिनेट ये हो गया y कोऑर्डिनेट, Yes sir. और इतना हो गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है।
बताइए कितना हो गया, 3r कॉमा 3r हो गया क्या? 3r, 3r। तो हो गया 3r कॉमा 3r, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इतना ही तो हुआ बस x कोऑर्डिनेट, और y कितना हो गया, इतना, यस सर। ठीक है। तो कितना हो गया भाई, R comma CR। r कॉमा 3r। बताइए अब क्या ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं हो गया क्या? Yes sir। ठीक है क्या श्रद्धा? Yes अब तुम यहाँ से डिस्क हटा दो और बिना डिस्क के 4 पॉइंट मासेस के लिए कैलकुलेशन कर लो, तो क्या सेम ये वाला काम नहीं करोगे, कर दोगे? yes आंसर तुम्हें पता है क्या आना Yes, चाहिए, 2r कॉमा 2r आना चाहिए आंसर, सही है? yes डन है yes sir। ऐसा भाई, ठीक है। ये था डिस्क्रीट मास का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ये था ऐसा, ठीक है। ये था सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, लेकिन अब थोड़ी गड़बड़ करते हैं इसी में। सपोज ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं बना लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन इज दिस, यही वाला क्वेश्चन है। एक सेकंड, ब्लैक लेना पड़ेगा, ऐसा है। और ये हो गया भाई डिस्क, लो भाई डिस्क, आजा डिस्क, आजा डिस्क, ये हो गई एक डिस्क, बराबर सी एक और डिस्क, फिर एक डिस्क, देखना ये है, और एक है ये डिस्क, ठीक है। ये रख दी मैंने यहाँ पे, वही पुराना वाला क्वेश्चन है, सेम वैसा ही, ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ कि भाई इसका तो तुमने निकाल ही लिया सेंटर ऑफ मास, पीछे जो भाई मैंने सब कुछ लिख दिया, निकाल ही लोगे ना अब तो, सारे पॉइंट लिखे 2R हुए हैं। comma 2। आंसर भी तुम्हें पता ही है, 2r कॉमा 2r आंसर है, तो कर लोगे yes, तुम, आई थिंक मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इधर आते हैं भाई, ऐसा है, ठीक है ना, फाइन। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2, डिस्क नंबर 3 है, कि 1, 2 और 3 का सेंटर ऑफ मास निकालो, निकाल दोगे क्या? yes sir। निकाल दोगे? yes निकालो। ये कितना है, r कॉमा r, ये वाला है 3r कॉमा r, ये वाला है r कॉमा 3r, ठीक है जी। और ये डिस्क अभी नहीं है, ऐसा मानता हूँ ये डिस्क यहाँ पे नहीं है। इसका मास क्या है जी, m, इसका मास भी m, इसका मास भी m। तो क्या करेंगे भाई, XCM निकालेंगे। yes sir। किसका कर रहे हैं, 1 2 3 का। तो अगर 3 मास हैं तो भाई 3 मास के लिए कर दो काम, 1 को रेफरेंस कर लेंगे M1। ठीक है ना। रेफरेंस जिसको चाहे मानना चाहो मान सकते हो, और जब ओरिजिन रखा है यहाँ पे तो ओरिजिन को ही मान लो सीधा फिर तो, ठीक है ना। देखिए भाई, पहली डिस्क का मास हो गया m, x1 कितना है, पहली डिस्क का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। मास तो m है सबका, दूसरी डिस्क का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। Yeah थर्ड मास, तीसरी डिस्क का x कोऑर्डिनेट, अपॉन नीचे कितना रखूं, 3m रख दूं क्या सीधे? yes sir। देखना भाई ऊपर कितना हो गया, mr, 3mr, mr, 5mr हो गया क्या? 5 MR। yes और m से m कैंसिल हो गया, 5r/3 बचा क्या? yes sir। ध्रुव, ध्रुव बॉय, YCM निकालो सिद्धा। ध्रुव बोल, yes समझ में आया क्या? sir, वही तेरा पुराना फॉर्मूला लिखा है, पहली yes डिस्क sir, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरी डिस्क उसका एक्स सर कोऑर्डिनेट, YCM तीसरी वही आ डिस्क रहा है। उसका एक्स कोऑर्डिनेट, सही है क्या? yes sir, ऐसा निकाला, इसी तरह से YCM निकाला, वो भी इतना ही आ रहा है, 5r/3, ठीक है yes सिद्धा। yes sir। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन तीनों डिस्क को हटा करके इनकी जगह पे एक डिस्क रखना चाहता हूं तो किस पॉइंट पे रखूं, 5R 5r/3, 5r/3 पे रखूं, yes sir। ठीक है। तो yes मैंने sir, माना कि मैंने 3 डिस्क हटा दी, मैं ऐसा मान लेता हूँ मैंने 3 डिस्क हटा दी, ठीक है क्या। रेड कलर, yes और डिस्क कहाँ है मेरी, ये रही भाई। एक डिस्क ये थी, फिर एक डिस्क ये वाली थी, फिर एक डिस्क थी यहाँ पे, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास निकाला है मैंने, ऐसा ही किया मैंने, और वो कहीं पे आया yes है
वो कहीं पे आया है 5r/3, 5r/3 पे आया है, ठीक है ना, ठीक है क्या? यस सर। तो उस पॉइंट पे मुझे कितना मास रखना पड़ेगा अब इन तीनों को हटा के? 3m। 3m रखना पड़ेगा, सिंपल बात है यस। भाई। जितना हटेगा वो सारा मास, मतलब इस सारे मास को हटा करके कितना रखना पड़ेगा, दैट विल बी 3m। और किस पॉइंट पे रखना पड़ेगा, दैट इज 5r/3, 5r/3, सही है। अब यहाँ पे आती है चौथी डिस्क, यहाँ पे है फोर्थ डिस्क, ठीक है क्या? यस। ये वाली तो है नहीं, ये रेड वाली तो मैं हटा चुका हूं ना, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास, किसका? एक जो 3m मास है कहाँ पे रखा है, 5r/3, 5r/3 पे जो रखा है उसका इसके साथ सेंटर ऑफ मास निकालना है, काली वाली डिस्क के साथ, एंड ब्लैक डिस्क, ठीक है, मास एम रेडियस आर का सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे, ठीक है। निकालो भाई, m1x1 m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है क्या? बताओ m1 कौन है, ये है क्या 3m। x1 कौन है 5r/3, m2 कौन है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3r, 3r है क्या? यस सर। 3r अपॉन 3m प्लस m, बताना कितना हो गया? ये काटा 5 और 3 8, नीचे कितना है 4, 2r आ गया क्या? यस सर। पहले कितना था इन चारों का मिला करके? 2r, 2r ही था। ये मैंने तुम्हें दिखाया कि तुम 1 और 2 का निकाल लो सेंटर ऑफ मास, उसका 3 के साथ निकालो, और फिर उन तीनों का चौथे के साथ निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, समझे क्या? यस। अब श्रद्धा देख, इसका उल्टा करना है अब तेरे को, श्रद्धा इसका उल्टा करना है तुझे। उल्टा कैसे होता है, ये 4 थी, ठीक है ना, ये 4 थी, इन 4 का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है 2r, 2r पे, ठीक है ना। अब मैं तेरे को बोलूं कि उसमें से एक डिस्क हटा दे, ये काली वाली डिस्क हटा दे इसमें से, ये बोलूं तेरे को, तो क्या सेंटर ऑफ मास ये आ जाना चाहिए? यस सर। ठीक है ना। ट्राई मारते हैं, फिर से ट्राई मारते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिएगा, डिलीटिंग ए डिस्क, डिलीटिंग ए डिस्क आउट ऑफ 4, ठीक है ना, आउट ऑफ 4, देख क्या आया, एक्सीएम क्या हो जाएगा, क्या तूने हटाया है अब, ठीक है ना, जोड़ा है हटाया है, देख ये तूने जो ब्लैक वाली थी ऐड की थी ना सिस्टम में, तो तुमने यहाँ साइन क्या लिया, प्लस। अब मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, हटा दे, ठीक है क्या? सही है। अच्छा, किस में से हटाना है, किस में से हटाना है, तेरे पास 4 थी, 4 में से एक हटानी है। यस सर। 4 का मास कितना था 4m, उनका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ था 2r पे, यस सर। उसमें से क्या हटाया तूने, एक डिस्क हटाई, यस सर। उसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ था 3r पे, यस सर। अपॉन 4m माइनस m, ठीक है। जरा देखिए ये आ रहा है क्या, यस सर। ठीक है क्या, फाइन, समझ गए। तो यहां से मेरे 2 फॉर्मूले और निकल के आए, 2 फॉर्मूले क्या बन गए, इफ मास इज एडेड इनटू सिस्टम, ठीक है ना, तो एक्सीएम का क्या करता हूं कि पहले जो था सपोज वो था इतना था और ये था, प्लस अब तुमने ऐड कर दिया m मास, तो क्या वो m प्लस m ऐसा हो जाएगा, यस सर। ठीक है ना। इफ मास स्मॉल m लिख देता हूँ, इफ मास स्मॉल m इज डिस्कार्डेड, सबट्रैक्टेड, चलिए सबट्रैक्टेड लिख देता हूँ, सबट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम, ठीक है ना, अपने सिस्टम में से साफ कर दिया मैंने इतना मास, तो एक्सीएम अब क्या हो जाएगा, पूरा मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जो तुमने साफ किया है और साफ हुए का एक्स कोऑर्डिनेट,
बोले, ये समझ में आया क्या? यस ये है सिस्टम में मास ऐड करना, डिलीट करना। ऐड करने डिलीट करने से सेंटर ऑफ मास पे क्या फर्क पड़ता है? ऐड करते हो सेंटर ऑफ मास में भी वो वाली चीजें ऐड होती जाएंगी, डिलीट करते हो तो ऊपर से मास, ऊपर से सेंटर ऑफ मास mx भी कम होता जाएगा और नीचे से मास भी कम होता जाएगा डिलीट करने पे। बोलो समझे क्या? यस सर ठीक है, आसानी काम है, कुछ खास थोड़ी था, बस थोड़ा सा मैथ्स था बस ये। ठीक है क्या? यस सर फाइन। सो ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास है। क्वेश्चन चाहिए कि इसके तुम्हें? क्वेश्चन मैं अभी नहीं दूंगा, एक क्लास और है जिसमें हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे काम करना है। अभी जो हमने काम किया, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रीट टाइप ऑफ बॉडीज। डिस्क्रीट टाइप ऑफ बॉडी कौन सी होती है? डिस्क्रीट टाइप ऑफ बॉडीज जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जिसमें डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब तो समझते होगे, अलग अलग, जिसमें यस डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, वो है डिस्क्रीट टाइप ऑफ बॉडीज। एक अपने को सेकंड वाली करनी है, दिस वाज फर्स्ट। सेकंड वाली अपने को करनी है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस, जैसे एक रॉड है, तो रॉड पे तो पार्टिकल नहीं होता है ना, कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना पूरा। यस सर जैसे कि एक रिंग है, तो रिंग पे पार्टिकल थोड़ी होते हैं, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना पूरी रिंग के ऊपर ऐसे। ठीक है, यस एक बॉल है, स्फेयर है, तो उसके ऊपर पूरे पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। So those type of bodies are called continuous type of mass distribution. उनके लिए यूज किया जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है ना, आसान काम है, यस टफ नहीं है, बट हाँ एक क्लास उसके लिए भी लगेगी एंड देन वी विल डू विद द सेंटर ऑफ मास। तो अपना सेंटर मास जाएगा खत्म। ठीक है दोस्तों।